नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अमरीश पांडे आज आप सबको इकोनॉमिक्स से संबंधित वही प्रश्न जो आयोग में आपको ज़्यादातर बार पूछे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला लेकर आया हूँ। वैसे इकोनॉमिक्स के पार्ट में आयोग जो पूछता है वो ज़्यादातर आपको करंट से संबंधित प्रश्न पूछता है, लेकिन इस भाग में हम सब महत्वपूर्ण रूप से जो है कि कुछ बातें जैसे गरीबी बेरोजगारी आपको पढ़ाया था, जैसे आप जो है क्रांतियों को पढ़े थे, तो इनसे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग करेंगे और शानदार तरीके से आशा उम्मीद करते हैं कि करेंगे। तो आइए इस श्रृंखला को शानदार तरीके से करने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से हमारे संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। इन कोर्सेज में बेटा आपको जो है कि शानदार तरीके से 999 रुपए में हमारी संस्था आपको जो है हिंदी के कोर्स को प्रोवाइड कराते हैं। आप हिंदी परचेज कर सकते हैं और हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया गया है, तो आप इसे जरूर से परचेज करिए और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखें। वहीं यूपी टेट ये भी आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। बहुत पहले से सूचित कर रहा हूं कि मौका आने पे पछताने का न रहे कि सर मेरा तो कम रह गया। अधिकांशतः बच्चों का यही फोन आता है कि सर थोड़ा पहले यदि किए होते तो हम पछताते नहीं, थोड़े से प्रयास से चूक गए। तो वैसी बातें ना हो, एकदम अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें और हमारी संस्था आपके लिए सदैव तत्पर है। 999 रुपए में आपको ये श्रृंखला दी जा रही है। सुपर टेट की श्रृंखला आप इसे परचेज कर सकते हैं 1799 रुपए में। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने टेट या सी टेट की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है और शिक्षक बनने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा दिए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको 1499 रुपए में हमारी संस्था कोर्स उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ 2499 रुपए में पीसीएस प्री कम आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को हम सब देखेंगे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आपको जो है कि 999 रुपए में आपको मिलेगा। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें लगभग 700 पोस्ट आपको आने वाले हैं। चलिए आइए हम सब बात करते हैं पहले ही प्रश्न से कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। किस आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है? परिवार की आय के आधार पर, या परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, या लोगों के जीवन स्तर के आधार पर, या कैलोरी प्राप्ति के आधार पर? किस आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है, यही आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ये आप हमें बताइएगा, ठीक ना। तो एक महत्वपूर्ण बात आप सब ये बातें जान लीजिए कि एक लकड़ वाला समिति का गठन किया गया था। इस समिति के विषय में मैंने आप सबको पीछे बताया था, ठीक ना। लकड़ वाला समिति जो थी 1989 ईस्वी में गरीबी के आकलन से संबंधित समिति मानी जाती है। किससे? गरीबी के आकलन से संबंधित, ठीक ना। आकलन से संबंधित आपको जो है संबंधित समिति मानी जाती है और इसी समिति के अनुसार कैलोरी प्राप्ति जो है, कैलोरी प्राप्ति के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया और इस समिति ने आपको जो है 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, और 2100 कैलोरी जो है 2100 कैलोरी ये शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए निर्धारित किया, ठीक ना। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ये आपको निर्धारित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रखो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रवासियों के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये
आप सामान्य तरीके से देख सकते हैं। निम्न में से आपको जो है लॉरेंज वक्र किसके द्वारा मापा जाता है, यानी लॉरेंज वक्र से क्या मापा जाता है? अशिक्षा को, बेरोजगारी को, जनसंख्या को या आय की विषमता को किसे मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आप सबको कई बार मैंने कराया है। लॉरेंज वक्र, ठीक ना, एक प्रोफेसर लॉरेंज थे, उन्हीं के नाम पर लॉरेंज वक्र विकसित किया गया है। और लॉरेंज वक्र जो है आय की विषमता का मापन करती है। किसके द्वारा? आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। ये बात भी आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया? ये गरीबी रेखा का आकलन किस समिति के? आपको दत्त समिति, लकड़वाला समिति, चेलैया समिति या चक्रवर्ती समिति? तो आप सबको अभी ही मैंने परिभाषित किया, आपको जो है लकड़वाला या लकड़ावाला समिति के विषय में मैंने बताया। और इस समिति का जो गठन हुआ है, गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में इस समिति का गठन हुआ। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट 1995 ईस्वी के आसपास इस समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया, ठीक ना। और इसने क्या बताया? तो 2400 कैलोरी जो है, कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए, कैलोरी आपको ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और आपको 2100 कैलोरी आपको जो है किलो कैलोरी ऊर्जा जो है, ये कैलोरी शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए आपको जो है ऊर्जा लेना जरूरी है। इतना ऊर्जा यदि भोज्य पदार्थों के माध्यम से नहीं लेते हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, लकड़वाला समिति ये आपको जो है संबंधित है। ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो बताइएगा कि ये आपको जो है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। योजना के दौरान गठन किया गया था और श्री राजीव गांधी जी की सरकार थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? यानी बीपीएल क्षेत्र में, शहरी नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या हासिम समिति? किस समिति की सिफारिश पर आपको जो है कि इसका गठन किया गया था, ये आप बताइएगा, ठीक ना। तो एक महत्वपूर्ण बातें आप सब जान लो, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें ये है कि शहरी क्षेत्र से संबंधित, शहरी क्षेत्र की गरीबी से संबंधित आपको जो है समिति हासिम अमला समिति है, हासिम समिति। शहरी क्षेत्र की गरीबी से संबंधित आपको जो है समिति हासिम समिति मानी जाती है। और महत्वपूर्ण बातों में जान लीजिए कि इस समिति का गठन जो है 2005 ईस्वी में, इस समिति का गठन 2005 ईस्वी में किया गया। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तब बताइएगा कि 9वीं पंचवर्षीय, नौवीं है, एक मिनट 12 से 17 है, यानी 7 से 12 आपको जो है 11वीं और 10वीं, सही था, ठीक ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समिति का गठन हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना
के दौरान इस समिति का गठन किया गया, ये बात याद रखिए। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी, तो रिपोर्ट 2012 ईस्वी में इस समिति के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब देखते चलो, जानते चलो, सारी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है बेटा राशन वाला, राशन कोटा वाला जो है, राशन कार्ड बनवाते हैं ना, तो ऐसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको बताया गया है। तो गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, या व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को रोकना, या उपयुक्त सभी। तब इस प्रश्न के जवाब में आप जवाब दीजिएगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबों को खाद्यान्न आपको जो है सुरक्षा मुहैया कराना है। इस योजना का आपको जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। देख रहे होंगे कोरोना काल में सभी गरीबी परिवार के लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना प्रारंभ हुआ था और ये बढ़ाकर 2023 तक आपको अगले वित्तीय वर्ष तक इस बार भी इसे बढ़ा दिया गया है। ये बातें आप याद रखिए। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की देखने को मिलता है, तो भारत की जो बेरोजगारी है वो अधिकांशतः प्रौद्योगिकीय है, चक्रीय है, संघर्ष संबंधी है या संरचनात्मक है। तो बताइएगा कि अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक तरीके की बेरोजगारी आपको भारत में देखने को मिलती है। मैंने आपको जो है कि सारी बेरोजगारी जब आप पन्ना खोलोगे इकोनॉमिक्स बाय अमरीश सर करोगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक ना। तो आप देखिए आपको संरचनात्मक बेरोजगारी मैंने उसमें बताया है। नेक्स्ट देखिए, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा कि जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग होंगे वहीं शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो केरल राज्य में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं और यहाँ की शिक्षा दर कितनी है, तो 94% के आसपास शिक्षित लोग हैं, ठीक ना। शिक्षित लोग आपको जो है यहाँ पे हैं, यहीं पे सबसे अधिक सर्वाधिक बेरोजगारी भी आपको देखने को यहाँ पर ही मिलती है। ये बात भी आप लर्न करते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बेटा इसमें लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है और श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। बड़ा ही सेंसेबल प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से या छिपी हुई बेरोजगारी, इसे बेरोजगारी भी कहते हैं ना, बेरोजगारी। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र से संबंधित आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है, ये आप सबने बताया। अब जब कृषि क्षेत्र से है तो ये तो आपको जो है बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, ये तो भाई कोई बातें नहीं है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, ये भी प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ रहा है। तो आपको जो है कि ये इस तरह के ऑप्शन इसमें नहीं बनेंगे। अब आपको बनेगा क्या, दो तो निकल गए। श्रमिकों की उत्पादकता नीची रहेगी, तो नीची नहीं होती, उत्पादकता अधिक हो जाती है, ठीक ना। और आपको श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य हो जाती है। यही आपको आंसर नंबर 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में हमारे संस्था के द्वारा लिखी गई है, आपको मिलेगा। किताब जबरदस्त है, इसमें 500 से अधिक क्वेश्चन है। कितने?
500 से अधिक क्वेश्चन आपको 500 करें 5000 से अधिक क्विज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेगा जो भी चैप्टर आपको चाहिए। इसके बाद वीडियो की शानदार बुक है बेटा, ये बुक आपको जो है प्रैक्टिस सेट इसमें फ्री है, आप इसे खरीद सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट वाले बुक खरीद सकते हैं। पेट कम्बो 350 में, आपको पेट की बुक 300 में, आर की 175 में, लेखपाल की 300 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपको जो है श्रृंखला के तौर पे देखने को मिल रहा है। आप इसकी तैयारी शानदार तरीके से करते रहे। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से श्रृंखला में बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट देखो, आओ अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किस क्षेत्र के? तो अभी मैंने बताया छिपी हुई बेरोजगारी को ही क्या कहते हैं बेटा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं, ठीक ना। ये बेरोजगारी कहते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र से, आपको कृषि क्षेत्र से संबंधित बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। इस बेरोजगारी के अंतर्गत आप स्वयं, जैसे ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में क्यों कहा जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में इसलिए कि लोगों के पास जमीन कम है लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे किसी परिवार में 2 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन में और घर में बाहुबल संख्या ज्यादा है। सभी लोगों से पूछोगे क्या करते हैं तो बताएंगे खेती करके आ रहे हैं, जबकि यह खेती एक व्यक्ति के लिए भी 2 बीघे की खेती कम है। लेकिन सभी लोगों के द्वारा जो खेती किया जाता है उसमें आप भी जुड़े होते हैं, आपकी पत्नी भी, आपके बच्चे भी, तो ये आपके पिता भी। तो ये आपको एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये कौन नहीं है? तीव्र जनसंख्या बेरोजगारी के लिए कारण माना जाता है। कौशल का अभाव भी बेरोजगारी के लिए माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय ये बेरोजगारी के लिए नहीं माना जाता बेटा, ये याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय बेरोजगारी कहां बताएगा? प्रति व्यक्ति आय से तो व्यक्ति की कार्य कुशलता का पता चलता है, इसी से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय से ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से आपको जो है संबंधित रही है? निर्धनता के अनुमान से तो बताइएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ये आपको जो है गरीबी या निर्धनता से संबंधित समिति मानी जाती है। और सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है 1995 ईस्वी में इस समिति का गठन हुआ और 2012 ईस्वी में इस समिति ने रिपोर्ट सौंपी। ये आप याद रखना, ठीक ना। इस समिति के द्वारा आपको 2012 में रिपोर्ट सौंपी गई है और ये निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण समिति में से एक मानी जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया? पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का निर्धारण अलग समिति के द्वारा, लकड़वाला समिति के द्वारा, तेंदुलकर समिति के द्वारा या रंगराजन समिति के द्वारा? तो सभी समितियां आपको जो है गरीबी से ही संबंधित है। ये चारों समितियां किससे संबंधित हैं? तो गरीबी आकलन से संबंधित आपको चारों समितियां मानी जाती हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि अलग समिति जो है यही आपको जो है कि सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर आपको जो है कि बताया कि पोषक तत्व आपको जरूरी है, उसी पोषक तत्व के आधार पर आपको जो है ये किया गया। और इस समिति का गठन
1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार, ठीक ना, जनता पार्टी सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया। ये बात आप याद रखिए। अलग समिति जो है अनवरत योजना से संबंधित है, अनवरत योजना से संबंधित समिति मानी जाती है और इसी समिति के सुझाव पर ट्राइसेम, याद होगा, ट्राइसेम योजना जो है, ट्राइसेम भारत सरकार के द्वारा आपको जो है 1979 ईस्वी में आपको योजना लाई गई, तो ये आपको इसी समिति के सुझाव पर लाई गई आपको मानी जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अलग समिति। नेक्स्ट देखो, भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? आय का आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा, बचत आंकड़ा या निवेश आंकड़ा? तब आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा कि आपको जो है ये बड़ा डाउटफुल वाला प्रश्न है, बहुत डाउटफुल प्रश्न है, याद रखो, ठीक ना। इतना डाउटफुल है कि पूछो मत, और आपको जो है कि ज्यादातर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मारेंगे किसको? आय के आंकड़े को। लेकिन आपको जो है उपभोग आंकड़ा, कितना आप कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये आपको गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। उपभोग कितना कर रहे हैं, यही आपको जो है मुख्य रूप से माना जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? यानी कागजी मुद्रा भारत में आपको कब प्रारंभ हुआ? वैसे विश्व में कागजी मुद्रा शुरू करने वाला देश चाइना है। अब 1862 में, 1542 में, 1601 में या 1880 ईस्वी में कब आपको जो है इसकी शुरुआत हुई, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि भारत में पहली बार लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, कैनिंग के समय में पहली बार आपको 1862 ईस्वी में आपको कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई, ये याद रखिएगा। और कैनिंग के समय में ही जो है कि 1859 ईस्वी में प्रथम बजट भी प्रस्तुत किया गया था इसी के समय, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखो। भारत में आपको दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1951 में, 1955 में, 1957 में, 1961 में। ये आपको बैंकिंग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला है, आप इसे जरूर से करिएगा और आशा उम्मीद करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का ये प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को मैंने कई बार आप सबसे करवाया है और उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं जवाब देगा, ठीक ना। कितने लोग सही जवाब देते हैं यही तो अनुमान लगाना है। तो ये आपको जो है 1957 ईस्वी में आपको इस समिति का गठन किया गया था। 1957 में आपको दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है ये लागू किया गया था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको भारत के जो है प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ साथ प्रचलित नया पैसा, यानी दशमलव प्रणाली तो आपको जो है 1957 ईस्वी में लागू हुआ, ये तो अभी पीछे बताए, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे प्रचलित पैसा, ये आपको जो है पैसा कब पैसा हो गया, यानी आपको इसके पहले आना में चलता था, 4 आना, 8 आना, 2 आना, 54, 58, आपको 16 आना, 32 आना, तो इस तरीके से चलता था। लेकिन अब जो था रुपया 5 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, पैसे के रूप में 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसे, 100 पैसे के रूप में बदला। अब ये कह रहा है कि नया पैसा कब पैसा हो गया, ये बात आपको पूछ रहा है कि कब ये पैसे के रूप में लागू हुआ, ठीक ना। कब? चलिए 1 अप्रैल 1957 को, या आपको जो है 1 अप्रैल 1965 को, 1 जून 1964 को, या 2 अक्टूबर 1961 को। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको जो है 1 अप्रैल 1964 ईस्वी को आपको जो है कि नया पैसा पैसा बन गया। अब आना दो आना समाप्त हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, आरओ की शानदार आपको श्रृंखला मात्र 2499 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा आपको उपलब्ध है।
आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शानदार तरीके से डेली वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी, ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी, तो आप इसे परचेज करिए। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधार जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आधारित है आधुनिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर, किस पर आपको आधारित है यही आपको बताना है। चले एकदम शानदार तरीके से, आशा उम्मीद करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होगा। चलिए चलिए फटाफट फटाफट सभी लोग, ठीक ना। थोड़ा सा प्रश्न यदि थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो गलतियां होने के चांसेस बेटा बहुत कम बन जाएंगे। न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नए नोटों के निर्गमन का काम करते हैं। ये नोटों के निर्गमन का कार्य किसका है? तो आरबीआई का काम नोटों के निर्गमन का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आपको जो है 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के सभी नोट जितने हैं सभी का निर्गमन करने का कार्य जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी कौन करता है, यानी सिक्के जारी करने का अधिकृत कौन है? तब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको जो है वित्त मंत्रालय या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार, तो वित्त मंत्रालय जो है यही सिक्कों का आपको जो है जारी करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। और आपको जो है 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, ठीक ना, का नोट भी इसी के द्वारा आपको जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक, वित्त सचिव, ठीक ना, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये बात भी आप याद रखिए। और नोटों सिक्कों के आपको जो है छापने का अधिकृत कौन होता है? तो ये वित्त मंत्रालय होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के रूप में हम सिडबी को जानते हैं। इसका मुख्यालय बेटा, मुख्यालय कहां है? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय, आपको लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ये बात आप सब याद रखो। कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, बृहद स्तरीय, तो बृहद और सार्वजनिक तो बेटा ऐसे ही याद कर लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना 1990 के दशक में की गई, ठीक ना। 1990 के दशक में सिडबी की स्थापना की गई। इसका जो है मुख्यालय लखनऊ में है। किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलता फिरता एटीएम सेवा प्रारंभ किया था? तो ये आईसीआईसीआई, आईडीबीआई या एचडीएफसी या एसबीआई। तब आप बताइएगा कि भारत में चलता फिरता पहला एटीएम आईसीआईसीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आप चलता फिरता पहला एटीएम आईसीआईसीआई ने आपको शुरू किया था, ये आप याद रखो, ठीक ना, आईसीआईसीआई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे एक महत्वपूर्ण बातें और बता दूं कि भारत में पहली बार एटीएम सेवा की शुरुआत किसने की थी? किस बैंक ने? आपको जो है सर्वप्रथम एटीएम सेवा की शुरुआत, ये आपको एटीएम सेवा की शुरुआत जो है सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? सर्वप्रथम शुरुआत, ठीक ना, सर्वप्रथम शुरुआत किस बैंक द्वारा शुरुआत करने वाली बैंक कौन थी? तो एचएसबीसी, ये बैंक के द्वारा आपको सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। कब? तो 1987 ईस्वी में एचएसबीसी के द्वारा इसी बैंक ने भारत में सर्वप्रथम एटीएम की शुरुआत की थी। लेकिन मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत करने वाला पहला आपको जो है कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो पहली बार आपको जो है कि 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। कब? 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का आपको जो है कि राष्ट्रीयकरण किया गया। जबकि 14 बैंक
ये आप याद रखो। जबकि 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दूसरी बार और वो पहली बार, ठीक ना। तो इस तरीके से आप वर्ष 1969 ईस्वी में आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या आपको कहां? तो आरबीआई का गठन, इसका गठन कब हुआ? तो गठन बेटा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन आपको किया गया। इसके प्रथम गवर्नर के रूप में कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ आपको स्मिथ यही प्रथम गवर्नर के रूप में थे। जबकि आपको जो है कि प्रारंभिक मुख्यालय कहां था? तो प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था बेटा। मुख्यालय कोलकाता में था, कलकत्ता में था। लेकिन आपको जो है कि 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई ले जाया गया। मुख्यालय मुंबई गया और जो वर्तमान में भी आपको कहां है? तो वर्तमान में भी आपको मुंबई ही है। तो ये पूरी कहानी है, आप याद रखे रहो, चीजों को देखते चलो। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये भी पूछता है राष्ट्रीयकरण। तो बता दीजिएगा कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक ना। 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बात भी याद होना चाहिए। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। किसका 1 रुपए के नोट पर? तो बताइएगा वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है या आपको गवर्नर का या वित्त मंत्रालय के सचिव का? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर जो है 1 रुपए के नोट पर आपको होते हैं। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो नाबार्ड जो कि कृषि ऋण उपलब्ध कराती है, कृषि ऋण आपको जो है उपलब्ध कराती है, ये बात आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको की गई थी, ठीक ना। आपको कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को इसके स्थापना हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। तो ये आप आसानी तरीके से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि मुंबई में आपको नाबार्ड का मुख्यालय है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण आधार क्या है? राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, जीवन स्तर है या प्रति व्यक्ति आय है? तो अभी ही मैंने आप सबको अभी तुरंत बताया है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही गरीबी का निर्धारण या महंगाई का निर्धारण जो है किया जाता है। ये बात भी आप देखिए। भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब हुआ? तो ये पूर्ण रूप से परिवर्तनीय 1994 ईस्वी में पूर्ण रूप से आपको जो है परिवर्तनीय हो गया। ये बात भी आप याद रखिएगा, 1994 से पूर्ण रूप से परिवर्तनीय माना गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे संस्था की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का शानदार बैच मात्र 1299 रुपए में ये बैच आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम सब LIC के नाम से, LIC के नाम से कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़े आपको जो है जीवन बीमा कंपनी के रूप में इसे जानते हैं। और आपको इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। ये बात भी आप याद रखिए। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में आपको किया गया है। स्थापना 1956 में आपको इसके स्थापना 1956 में। और एक महत्वपूर्ण बातें मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था
बड़ा ही अच्छा चीज चल रहा था, वास हो गया, कुछ चल रहा था यही दिमाग है, दिमाग बहुत धोखेबाज है, ठीक ना। बड़ा अच्छा चीज चल रहा था, जो भी चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ये कौन सा नहीं है? गरीब जमींदारी उन्मूलन ये बिल्कुल है। भूमि जोत का अधिकतम सीमा निर्धारण, काश्तकारी या बहुफसलीय योजना, आप में से इनमें से कौन सा है? तो काश्तकारी सुधार तो बिल्कुल होगा। बचे आपको दो ऑप्शन, भूमि जोत का अधिकतम सीमा निर्धारण और बहुफसलीय योजना। तो भूमि जोत की अधिकतम सीमा भी होगा, नहीं होगा कौन सा? तो बहुफसलीय योजना जो है ये आपको भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ये आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो सीमांत जोत बेटा किसे कहते हैं? ये आपको जो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे ही हम सीमांत जोत के नाम से जानते हैं। भारत की काली मिट्टी का उत्पादन आपको बहुत प्रयुक्त होता है, गेहूं की फसल के लिए, कपास के लिए। तो कपास के उत्पादन के लिए ही ये आपको जो है कि काली मृदा जानी जाती है, इसीलिए काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी इसे क्या कहते हैं? कपासी मृदा, कपासी मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसकी प्रमुख एक महत्वपूर्ण बात है, ये बैसाल्ट चट्टानों के लावा के अपरदन के फलस्वरूप, बैसाल्ट चट्टानों के लावा के अपरदन के फलस्वरूप, लावा के अपरदन के फलस्वरूप आपको जो है इसका निर्माण हुआ है, ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो आपको जो है मध्य प्रदेश में आपको सर्वाधिक क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक ना। सोया प्रदेश के रूप में भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, और इसमें भी बुंदेलखंड, ठीक ना, बुंदेलखंड आपको जो है सोया के उत्पादन, सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोयाबीन के तेल में ही सर्वाधिक सोयाबीन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, आपको जो है प्रोटीन सबसे अधिक इसी में पाया जाता है। लगभग आपको जो है कि 43% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सोया खली में, सोया की खली में आपको जो है लगभग आपको 55%, 52 से 55% आपको प्रोटीन पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, प्रोटीन आपको पाया जाता है। तो इस तरीके से सोयाबीन आपको जो है दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य में हुआ, यानी किस राज्य से आपको प्रारंभ हुआ? पहली बार जमींदारी उन्मूलन भारत में किस राज्य से आपको जो है प्रारंभ हुआ? तब क्या बताएंगे आपको जो है उत्तर प्रदेश, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से आपको किस राज्य से जमींदारी उन्मूलन प्रारंभ हुआ? तो जमींदारी उन्मूलन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से आपको प्रारंभ हुआ। वैसे आपको जो है संविधान में, संविधान का प्रथम संशोधन जो है, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में आपको किया गया, ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के नाम से है, इसे हम सब जानते हैं, ठीक ना। ये भारत में आपको जो है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा इसके शुरुआत की गई, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जमींदारी योजना के उन्मूलन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वैसे बिहार में भी इस योजना की शुरुआत हुई थी। काली क्रांति किससे संबंधित है? आपको सरसों के तेल उत्पादन से आपको जो है पीली क्रांति है, पीली क्रांति। कच्चा तेल मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, नीली क्रांति। और आपको कच्चा तेल से उत्पादन से संबंधित काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक ना। पेट्रोलियम से संबंधित आपको जो है काली क्रांति ये संबंधित है पेट्रोलियम से, कोयला उत्पादन से नहीं, पेट्रोलियम से संबंधित है।
भारत में फसल बीमा योजना आपको का शुभारंभ कब किया गया, यानी फसल बीमा योजना आपको कब शुरू हुआ, यही प्रश्न है आप सबका, ठीक ना। फसल बीमा योजना तो बताइएगा 1985 ईस्वी में पहली बार आपको जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको जो है फसल बीमा योजना राजीव गांधी सरकार द्वारा, राजीव गांधी श्री राजीव गांधी आपको गांधी सरकार द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई। तो ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो कि 2005 ईस्वी में शुरू हुआ, पंचवर्षीय योजना में आपको प्रारंभ हुआ, तब आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर। तो बता दीजिएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको जो है ये योजना 2005 में, ठीक ना, 2005 में ये योजना आपको प्रारंभ हुआ था, ये बात भी आप याद रखो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1950 के दशक में विश्व स्तर पर हुआ, जबकि भारत में आपको जो है 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, और ये नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक, और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो बताइएगा एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कहां है, तो पंतनगर जो है, ये आपको जो है कि पंतनगर जो उत्तराखंड में अब है, पहले आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता था। पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक ना, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये आपको भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में आप इसे जानते हैं, ये बात भी याद रखिए। तो ये पंतनगर से है इसकी शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से इससे संबंधित है, तो भारत में हरित क्रांति जो है ये आपको एमएस स्वामीनाथन, अच्छा संबंधित नहीं है आपको जो है कि एमएस स्वामीनाथन तो है भैया, इंदिरा गांधी जी भी हैं, रफीक अहमद किदवई, ये आपको जो है रफीक अहमद किदवई यही व्यक्ति हैं जो कि इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम सब अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में आपको की गई वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा, वर्गीज कुरियन के द्वारा। कुरियन जिसे दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं, ये क्या है, तो दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जानते हैं, दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन साहब को। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सही जवाब आप सबका रहा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य से आपको लागू हुई, तब बताएगा कि ये कर्नाटक राज्य से आपको सर्वप्रथम लागू हुई। हरियाली योजना किससे संबंधित है, ये बड़ा ही फंसाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। ये लोग फसल और मृदा सोचेंगे जो कि गलत है। यहाँ जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना किससे है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है। जल रहेगा तभी हरियाली आपको काम देगा। भारतीय क्रेडिट आपको किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आपको 1998-99 में आपको शुरू किया गया, और इसमें जसवंत सिन्हा द्वारा ये योजना आपको उसमें वित्त मंत्री के रूप में थे, उन्होंने ही केसीसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीसी के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, ये आपको योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता संस्था कौन सी है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड बेटा जो है यही आपको जो है कृषि विपणन सहकारिता संस्था के रूप में नेफेड आपको काम करती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स, ये शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, मात्र 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं और शानदार तरीके से आप सबके लिए है।
सुनहले आपको चावल जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, क्या कहते हैं? गोल्डन राइस के नाम से इसे जानते हैं, राइस के नाम से इसे जानते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा के कारण है, जबकि चावल को धूल देने से, चावल धूलने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का मतलब है थायमीन, ठीक ना, थायमीन नष्ट हो जाता है, ये आप होता है, ठीक। तो ये बात भी आप याद रखो। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का तय करती है क्या कहलाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से उसे जाना जाता है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा था? आयरन और स्टील उद्योग, यही आपको जो है पहला उद्योग था जिसका विकास हुआ, वो आपको आयरन एवं स्टील उद्योग के नाम से हम सब उसे जानते हैं। ये आप याद रखो, ठीक ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं होगा। वैसे कुटीर उद्योग लगाइए, भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ? तो कुटीर उद्योग लगाइए, चूंकि आयरन और स्टील उद्योग तो बहुत बाद में आपको विकास किया गया है। भारत में वर्तमान में महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्ना कंपनियों की संख्या बेटा 11 है। कितनी? 11 महारत्ना कंपनियों की संख्या आपको है, ये आप याद रखना, 11 संख्या आपको जो है महारत्ना की है। अच्छा, कौन सा समिति सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से, बहुत ढेर सारे जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कई समितियों के विषय में बताया था। औद्योगिक समस्या से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जानकी समिति में, रमन समिति में घोटाला की जांच से है। मल्होत्रा समिति आपको इससे है, लेकिन तारापुर समिति बैंकिंग ग्राहक सेवा से नहीं है। अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तारापुर समिति किससे संबंधित है। भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर, जिसे हम लोग टाटा नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टाटा नगरी के रूप में भी इसे जानते हैं, टाटा नगरी। ये आपको जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर आपको जो है ये है। और ये टिस्को, इसे ही क्या कहते हैं? TISCO, ये टिस्को जो है इसकी स्थापना आपको हुई थी। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक अधिनियम जिसे सेज के नाम से जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा आपको सेज कब पारित किया गया था? तो बताइएगा ये सेज कब पारित हुआ था? तो ये बड़ा ही शानदार सा सवाल है। 1905 ईस्वी में सेज, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। हर जिले में आपको जो है सेज के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया होगा। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से। ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाए हैं, तो इस नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का वर्तमान में ये सबसे अधिक है। वर्तमान में आपको जो है सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक आपको जो है सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब आपको जारी किया गया? तो ये बड़ा ही 50वां और आखिरी शायद सवाल है, आप सब इसे कर सकते हैं। ये 4 नवंबर 2011 ईस्वी को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप सब प्रश्नों को शानदार तरीके से किए। आशा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी निरंतर इसी दिशा में कर रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।